साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य पुनः आपके साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हम धारा 6 से लेके धारा 8 तक आरपी यूपीट का अध्ययन करेंगे और इसके व्याख्यात्मक रूप से इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। धारा 6। दोस्तों, आरपी यूपीट की धारा 6 में वर्णन किया गया है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रेलवे सुरक्षा बल का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या बल सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध ऐसे संबद्ध रहने का समुचित संदेह हो। दोस्तों, आइए इसको डिटेल से समझते हैं और इससे संबंधित जितने भी पहलू हैं उस पर नज़र डालते हैं, जिसको मैंने अपनी तरफ से नोट करके बनाया है ताकि इस धारा से जुड़े जो भी पहलू हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाए और इस पे जो भी क्वेश्चन बन सके वो हमसे अछूते ना रहें। पहला पॉइंट, इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यह निर्देश है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी गिरफ्तारी और तलाशी की जाएगी वह दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अंतर्गत गिरफ्तार करने के तरीकों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। धारा 6 में चूँकि बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति हमें प्रदान करती है, इसी अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाएंगे और उनकी जो तलाशी ली जाएगी तो गिरफ्तारी और तलाशी कैसे की जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी और तलाशी सीआरपीसी के अनुसार ही की जाएगी। तो सीआरपीसी की धारा 46 के अंतर्गत यह बताया गया है कि गिरफ्तार करने का तरीका कैसा होगा। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी के दौरान बल का सदस्य अभियुक्त को जान से नहीं मार सकता, क्योंकि इस अधिनियम में दंड केवल 5 वर्ष ही है। मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हम उसको जान से मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण यह है कि यदि वो व्यक्ति या अभियुक्त जिसे हम गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, यदि जिस अपराध में उसको हम गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, अगर उसमें उसकी सज़ा मृत्यु है या आजीवन कारावास है, तो हम आत्मरक्षा के अधिकार का ध्यान रखते हुए हम मौत कर सकते हैं। परंतु चूंकि आरपी यूपीट के अपराध में अधिकतम सज़ा 5 वर्ष है, इसलिए इसमें हम उसको गिरफ्तार करते समय जान से नहीं मार सकते। हाँ, यदि परिस्थिति ऐसी बनती है तो आत्मरक्षा का अधिकार को ध्यान से रखते हुए जान से मारा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु धारा 150 भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत चूंकि दंड आजीवन कारावास और मृत्यु है, इसलिए बल का सदस्य जो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 10 के अंतर्गत एक रेल कर्मचारी भी है, अभियुक्त को गिरफ्तार करने में परिस्थितियों के अनुसार मतलब आत्मरक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उसे जान से भी मार सकता है। जो मैंने पहले बताया था वो इस धारा में स्पष्ट हो गया है। अगला पॉइंट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अंतर्गत बल का सदस्य एक साधारण व्यक्ति के रूप में किसी ऐसे अपराधी को पकड़ने में परिस्थितियों के अनुसार मतलब आत्मरक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जान से मार सकता है, जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसका दंड मृत्यु या जीवन कारावास हो। यहाँ देखिए क्लियर हो गया कि सीआरपीसी की धारा 43 में यह
वर्णन किया गया है कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह, आरपीएफ की तरह नहीं और किसी तरह नहीं, आप पहले सबसे पहले आप एक साधारण आमजन हैं। उसकी तरह अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का मौका मिल रहा है जिसने मृत्यु आजीवन कारावास किया हो, तो गिरफ्तारी करते समय उसको आप जान से मार सकते हैं, परंतु आत्मरक्षा का अधिकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट, प्रतिरक्षा का अधिकार बल के सदस्यों को भी प्राप्त है। बात आ गई जो हमने पहले बताया था, प्रतिरक्षा का अधिकार बल के सदस्यों को भी प्राप्त है और वह रेल संपत्ति की सुरक्षा में भी धारा 103 दंड संहिता के अंतर्गत आशंका अनुसार बल का प्रयोग कर सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार धारा 96 से 106 तक है, तो उसमें धारा 103 के तहत आप प्रतिरक्षा का अधिकार के तहत रेल संपत्ति जिसकी जिम्मेदारी आरपीएफ को दी गई है, रेल संपत्ति की सुरक्षा करते समय धारा 103 दंड संहिता के अनुसार बल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अवैधानिक गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। मतलब यदि बल का अधिकारी किसी की गिरफ्तारी के नियमों के खिलाफ करता है, वैसी परिस्थिति में अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकता है और ऐसे में उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46.2 में गिरफ्तारी के दौरान बल प्रयोग करने के बारे में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की धारा 46 का क्लॉज 2 में बताया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान आप अगर परिस्थिति बनती है तो बल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान यदि अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्ति के घर में छिप जाए तो धारा 47 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 47 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भागकर किसी के घर में छुप जाता है और बल का अधिकारी या पुलिस अधिकारी उसका पीछा करते हुए गिरफ्तार करता है, तो 47 में ये प्रक्रिया बताई गई है कि जब कोई भाग करके किसी के घर में जाके घुस जाए, दरवाज़ा बंद कर ले, ऐसी परिस्थितियों में उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये प्रक्रिया 47 में बताई गई है। ऐसी स्थिति में देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, ऐसी स्थिति में उस मकान के स्वामी के लिए आदेश है कि 47 में बताया गया है कि उस मकान का स्वामी जिसमें वो व्यक्ति भागकर छुप गया है, उस मकान का स्वामी बल के अधिकारी को अपने मकान में घुसकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सहायता करे। मतलब चूंकि दरवाज़ा बंद कर दिया गया है तो वो उस दरवाज़ा को खुलवा कर या किसी भी तरीके से उस बल के अधिकारी को उसमें प्रवेश करने की सहायता करे, ताकि बल का अधिकारी उसमें प्रवेश कर उस किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करे। यदि मकान मालिक इसका उल्लंघन करता है, मतलब उसमें उसको प्रवेश करने की सहायता नहीं करता है, तो वह आईपीसी की धारा 187 का दोषी होगा और उसमें 187 के साथ दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु यदि मकान बंद हो या मकान मालिक घर में न घुसने दे, तो बिना मकान की तलाशी के वारंट के ही उस मकान के दरवाजे एवं खिड़की को तोड़कर अंदर घुसकर अभियुक्त को पकड़ा जा सकता है। मतलब 47.1 में जो मकान मालिक के लिए आदेश बताया गया है, अगर वो घुसने में सहायता नहीं करता है, मकान बंद है, मकान मालिक घर में घुसने न दे, तो बल का अधिकारी क्या करेगा, मकान के दरवाजे एवं खिड़की को तोड़कर अंदर घुस सकता है, उसमें प्रवेश कर उस छिपे हुए अभियुक्त को पकड़ सकता है। किंतु यदि इस मकान में औरतें भी रहती हों तो उन्हें वहां से हटने का आदेश देने के बाद, हट जाने के बाद ही उक्त मकान में प्रवेश करना चाहिए और अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को
पीटना मारना पीटना नहीं चाहिए, उतना ही दबाव डालना चाहिए जिससे कि वह फरार ना हो सके। ये सीआरपीसी की धारा 49 में दिया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उतना ही दबाव डालना चाहिए या उतना ही उसे रोक लगानी चाहिए जितना कि वो भाग ना सके, फरार ना हो सके और आप उसको गिरफ्तार किए रहें। जैसे ही कोई व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार होता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए। जब आप उस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे आपको बताना है कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और यह बताना चाहिए कि उसका अपराध अब जमानती है और उसे जमानत मिल सकती है। यह सीआरपीसी की धारा 50 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो क्यों गिरफ्तार करते हैं, मतलब किस अपराध में गिरफ्तार करते हैं, आप उसे बताइए। दूसरा कि जो अपराध है जिसमें आप गिरफ्तार किए हैं बताइए कि उसका अपराध जमानती है, मतलब उसे जमानत मिल सकती है, उसे जमानत मिल सकती है और उसके द्वारा फिर जमानत की मांग किए जाने पर, मतलब जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने पर उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसकी जमा तलाशी लेनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 51 में वर्णन किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसकी जमा तलाशी ले लेनी चाहिए। जमा तलाशी के दौरान यदि उसके पास कोई हथियार हो तो उसे बरामद करके अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। यह सीआरपीसी की धारा 52 में लिखा गया है। जमा तलाशी में यदि उसके पास कोई ऐसा हथियार मिलता है तो उसको बरामद कर लेना चाहिए और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, यदि गिरफ्तार व्यक्ति जमानत देने को तैयार है और अपराध जमानती है, अपराध जो है जमानती हो, तो फिर हथियार बरामद करने के बाद जमा तलाशी नहीं लेनी चाहिए। मतलब जब आप हथियार बरामद हो गया और आप उसको बताए हैं कि आप उसका अपराध जमानती है और जमानत देने को तैयार हो जाता है तो उसी समय उसकी जमा तलाशी रोक देनी चाहिए और उसे जमानत पर छोड़ने की प्रक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट है, जमा तलाशी लेते समय 2 गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब मकान की तलाशी में अगल बगल के 2 सम्मानित व्यक्तियों को गवाहों को बुलाने की आवश्यकता होती है। जमा तलाशी में 2 गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह तलाशी मकान की तलाशी की तरह धारा 100 सीआरपीसी में नहीं होती है। धारा 100 सीआरपीसी की पॉइंट 4 में यह उल्लेख किया गया है कि मकान की तलाशी लेते समय अगल बगल के 2 सम्मानित व्यक्तियों को गवाह के रूप में बुलाना चाहिए, जबकि जमा तलाशी में ऐसा नहीं होता है। पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा कराया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति जब गिरफ्तार हो जाए तो उसकी पुलिस अधिकारी को चाहिए कि अभियुक्त की जो है अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा कराए डॉक्टर से। यह सीआरपीसी की धारा 53 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब आप उसको चिकित्सा परीक्षा कराने ले जाते हैं अस्पताल में तो चिकित्सा व्यवसायी का कर्तव्य है कि अभियुक्त की चिकित्सा परीक्षा करे और उसका चिकित्सा परीक्षा करके आपको उसका प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र दे। ऐसा सीआरपीसी की धारा 54 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभियुक्त की पहचान नहीं होने पर आवश्यक समझे जाने पर संदिग्ध व्यक्तियों में से न्यायालय द्वारा किसी साक्षी द्वारा अभियुक्त की पहचान परेड अर्थात शिनाख्त कराने का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी धारा 54 का कहने का मतलब ये हुआ कि किसी मामले में यदि अभियुक्त संदिग्ध है या फरार है, बाद में संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है तो सही अभियुक्त की पहचान कराए जाने का
वर्णन सीआरपीसी की धारा 54 क में उल्लिखित किया गया है। तो इसको बोलते हैं पहचान परेड। मतलब जो प्रत्यक्ष गवाह होते हैं या जो गवाह ये कहते हैं कि उन्होंने देखा है, वो पहचान सकते हैं, उन व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त की पहचान कराई जाती है, जिसे पहचान परेड या शिनाख्त परेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है अभियुक्त की अभिरक्षा में। अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपराधी के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की देखभाल की व्यवस्था करे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब अपराधी को गिरफ्तार करके पोस्ट पर लाया जाता है, हजत में रखा जाता है, रात में हो या दिन में हो, तो जो उस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है उसका कर्तव्य है कि उसे जेल में भेजे जाने तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के पहले या जेल भेजे जाने तक वो उसके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की देखभाल करे कि अगर उसको तबीयत गड़बड़ होती है, बीमार होता है, तो उसे डॉक्टर को दिखाना है और उसकी सुरक्षा भी करनी है। जब बिना वारंट की किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तो जल्दी से जल्दी अभियुक्त को न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। सीआरपीसी धारा 56। जब हम बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं तो जल्दी से जल्दी अभियुक्त को, मतलब 24 घंटा के अंदर न्यायालय या वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद किसी भी हालत में 24 घंटे से अधिक अपने कब्जे में नहीं रखना चाहिए। जब हम किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं तो नियम ये है, सीआरपीसी की धारा 57 में ऐसा वर्णन किया गया है कि हम उसे 24 घंटे से अधिक अपने हिरासत में नहीं रख सकते। हमको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। यदि गिरफ्तारी, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि गिरफ्तारी अजमानती वारंट के अंतर्गत हुई है तो अभियुक्त को जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना चाहिए। मतलब अजमानती वारंट है, जमानती वारंट में तो आप उसको जमानत पर छोड़ भी सकते हैं, परंतु अगर वारंट अजमानती उसके आधार पर गिरफ्तारी किया गया है तो अभियुक्त को जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना चाहिए। ऐसा सीआरपीसी की धारा 76 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी अभियुक्त बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें बिना मुचलका, बिना जमानत या मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 59 में यह वर्णन किया गया है कि जब किसी भी अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो या तो आप मुचलका पे उसको छोड़िए, या तो जमानत पे छोड़िए, या मजिस्ट्रेट की आज्ञा के लेकर के छोड़िए। ऐसे ही अपने आप बिना किसी कारण के डिसीजन लेके नहीं छोड़ना है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति अधिकारी के कब्जे से फरार हो जाए तो उसे दोबारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 60 में वर्णन किया गया है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अधिकारी के कब्जे से किसी कारणवश कैसी परिस्थिति बने कि फरार हो जाता है तो हम उसे बिना वारंट के दोबारा भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा सीआरपीसी की धारा 60 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि अधिकारी जानबूझकर अवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति को बंद करेगा तो धारा 220 आईपीसी का मुजरिम होगा। गिरफ्तारी करते समय जो गिरफ्तारी का जो तरीका है, जो सीआरपीसी की धारा 46 में बताया गया, गिरफ्तारी का जो तरीका है या गिरफ्तारी का जो नियम है उससे विपरीत अगर आप गलत तरीके से किसी गिरफ्तारी करते हैं और यह सिद्ध हो जाएगा तो आपको 220 आईपीसी का मुजरिम भी बनना पड़ेगा और आपको सज़ा हो सकती है। अवैधानिक गिरफ्तारी के विरुद्ध यदि अभियुक्त बल का प्रयोग करता है तो उसे धारा 224 आईपीसी में दंड नहीं दे सकता है। दोस्तों 224 आईपीसी क्या है? 224 आईपीसी में वर्णन किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान वो जिसकी गिरफ्तारी की जा रही है वो अभियुक्त अगर खुद की गिरफ्तारी का विरोध करेगा तो उसे 224 आईपीसी में दंड दिया जा सकता है। परंतु यदि पुलिस का अधिकारी या बल अधिकारी गिरफ्तारी अवैध तरीके से करता है तो ऐसी कंडीशन में अभियुक्त
बल का प्रयोग अपने को छुड़ाने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर बल का प्रयोग करता है तो ये बताया जा रहा है कि वो 224 आईपीसी का दंड के लिए पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अवैधानिक तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति को यदि उसके मित्र आदि सगे संबंधी कोई भी उसकी गिरफ्तारी से स्वतंत्र कराने आए, छुड़ाने आए, तो उसका मित्र रिश्तेदार कोई भी 225 आईपीसी का के तहत दंडित नहीं होगा। तो बिल्कुल 224 की तरह है। 224 में क्या है कि वो खुद अगर अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है, वो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति ही, तब उसमें दंड का पात्र है। लेकिन अगर गिरफ्तारी अवैधानिक होगी तो वो भी पात्र नहीं हो, तो वो भी दंड नहीं पाएगा। उसी तरह 225 में क्या है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न दूसरा कोई उसको आके अगर उसका कोई नात रिश्तेदार है उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, तो अगर गिरफ्तारी अवैध तरीके से हो रही है तो उसी तरह वो भी 225 आईपीसी के तहत दंडित नहीं होगा। अगर वैधानिक गिरफ्तारी रहती है तब वो लोग छुड़ाता है, तब 225 में दंडित होगा। लेकिन गिरफ्तारी अवैधानिक तरीके से अगर हो रही है तब वो लोग ऐसा कर रहा है तो वो लोग दंड का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो और उसके विरुद्ध जांच 24 घंटे में समाप्त ना हो सकती हो, परंतु उसके विरुद्ध अभियोग का आधार उचित हो, तो जांच अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर से पद से नीचे का नहीं है, अभियुक्त को रिमांड पर लेने के लिए अभियुक्त को सबसे करीब के करीब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। नियम यह है कि जैसे जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हैं किसी अपराध में, तो 24 घंटे के अंदर जांच कंप्लीट कर लेते हैं, करके उसको न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के साथ, आरोप पत्र के साथ, शिकायत पत्र के साथ जो भी हो प्रस्तुत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश 24 घंटे के अंदर जांच कंप्लीट नहीं होती है, तो अगर आपको उस मामले में ड्यूरिंग इंक्वायरी आपको अभियुक्त की आवश्यकता है, तो आपको 24 घंटे के बाद अपने कब्जे में रखने के लिए आपको न्यायालय से अभियुक्त का रिमांड लेना पड़ेगा। रिमांड के लिए प्रक्रिया, रिमांड के बारे में पूरा वर्णन सीआरपीसी की धारा 167 में बताई गई है। तो उसको रिमांड अगर लेना है तो आपको 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करिए और सक्षम मजिस्ट्रेट से रिमांड के लिए प्रेयर करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार उसे हो या ना हो, अभियुक्त को चाहे पुलिस अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में 15 दिन के लिए रिमांड या प्रतिप्रेषण कर सकता है। तो नज़दीक से नज़दीक मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना चाहिए। वो न्यायिक मजिस्ट्रेट भले ही उस मुकदमे की सुनवाई का उसके अधिकार हो या ना हो, किंतु वो 15 दिन के लिए रिमांड दे सकता है, चाहे पुलिस अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में, किसी में दे सकता है। वही मजिस्ट्रेट यदि उचित समझे तो केवल न्यायिक अभिरक्षा में 15 दिन से अधिक का भी रिमांड दे सकता है। वही मजिस्ट्रेट जिसके सामने आप ले गए हैं वो चाहे तो पुलिस कस्टडी में ना दे, जुडिशियल कस्टडी में उसको 15 दिन का रिमांड दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध में मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी परिस्थिति में 60 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दिया जा सकता है। ऐसा अपराध जिसमें सज़ा 10 वर्ष से कम है उसमें वो 60 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दे सकता। कब? जांच पूरी होने से पहले। जांच पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है, तो जांच पूरी होने से पहले अगर उसका अपराध जो है 10 वर्ष से कम कारावास का है तो उसमें 60 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता है। 10 वर्ष अगर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अपराध उसका 10 वर्ष से अधिक सजा वाला है तो अपराध में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा 90 दिन तक का भी रिमांड दिया जा सकता है, 10 वर्ष से अधिक वाले अपराध में, कारावास वाले सजा में, और वो भी जांच पूरी होने से पहले। मतलब रिमांड दो कंडीशन में लिया जाता है, एक जांच पूरी होने जांच करने के दौरान और एक जांच कंप्लीट होने के बाद। तो जांच पूरी होने से पहले हम 60 दिन और 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं। जिसमें 10 वर्ष से कम का कारावास वाला अपराध है उसमें हम 60 दिन तक का रिमांड ले सकते हैं। इसमें मोर देन 10 ईयर्स तक का अपराध है उसमें हम 90 दिन तक का रिमांड ले सकते हैं।
ये सीआरपीसी की धारा 167 में 7 पॉइंट है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक समय में 15 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा बताया जा रहा है कि एक समय में 15 दिन से अधिक का रिमांड नहीं दिया जा सकता। मतलब रिमांड आपको ब्रेक ब्रेक करके पार्ट वाइज मिल सकता है, दोबारा फिर मिल सकता है, लेकिन एक बार में एक समय में 15 से अधिक का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार यदि 60 दिन या 90 दिन के पश्चात भी मुकदमे की जांच समाप्त नहीं होगी, मतलब इंक्वायरी चल रही है, उसी समय 60 दिन या 90 दिन का आपको रिमांड मिल सकता है, लेकिन इतने दिन का रिमांड होने के बाद भी जांच समाप्त नहीं होगी तो अभियुक्त जमानत का अधिकारी हो जाएगा और अभियुक्त द्वारा जमानत का प्रार्थना पत्र देने पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, परंतु बिना प्रार्थना पत्र देने के नहीं छोड़ा जाएगा। वो प्रार्थना पत्र देगा, जमानत का अधिकारी हो जाएगा, लेकिन वो प्रार्थना पत्र देगा तभी उसे छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम में अधिकतम सजा चूंकि केवल 5 वर्ष है, इसलिए इसमें अधिकतम 60 दिन तक का रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। तो क्या बताए थे, 10 वर्ष से कम का जो सजा वाला अपराध रहेगा उसमें 60 दिन तक का रिमांड दिया जाता है। 10 वर्ष से ज़्यादा वाला जो सजा वाला अपराध रहेगा उसमें 90 दिन तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो थानाध्यक्ष या जांच अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो उस अभियुक्त को आवश्यक कागजात के साथ नज़दीक के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेगा। इसमें लिखा हुआ है जांच अधिकारी जो निरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, लेकिन आरपीएफ में बल अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है, जो बल अधिकारी है, वो कोई भी हो, चाहे एएसआई हो या इससे एवं हो, वो रिमांड ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा उस अभियुक्त को केवल 7 दिन तक का रिमांड दिया जा सकता है। अगर हम न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं मिलता है और हम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो है उसे केवल 7 दिन तक का ही रिमांड दे सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, रिमांड के अंतिम दिन, मतलब जितना दिन का रिमांड दिया गया है उसका लास्ट दिन जब आएगा उसी दिन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, नहीं तो अभियुक्त जमानत का अधिकारी हो जाएगा और न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मजिस्ट्रेट द्वारा केवल उन्हीं अभियुक्त का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है जो गिरफ्तार किए गए हों। यदि अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया हो या पैरोल से वापस आया हो तो ऐसे अभियुक्त का पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब पुलिस रिमांड किसका दिया जा सकता है, जिसको आप गिरफ्तार करके ले आए हों और आपको उसकी आवश्यकता हो जांच में, तब आप उसका रिमांड लीजिए। जो खुद ही सरेंडर किया हो या पैरोल से वापस आया हो उसका रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुलिस की तरह बल का अधिकारी भी रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के अंतर्गत जांच में सहायता के लिए अभियुक्त का रिमांड अपनी अभिरक्षा में ले सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी परिस्थिति में तब तक रिमांड नहीं दिया जाएगा जब तक वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जब अभियुक्त को जब तक हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब उसे देख नहीं लेंगे शरीर अपनी नज़र से, तब तक न्यायालय द्वारा उसका रिमांड नहीं दिया जाएगा। परंतु अगर वो व्यक्ति लाचार है, बीमार है या अन्य जेल में बंद है, ऐसी स्थिति में रिमांड दिया जा सकता है, लेकिन कैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 309 के तहत जांच कंप्लीट हो जाने अर्थात मुकदमा प्रारंभ होने के बाद रिमांड दिए जाने का प्रावधान है। रिमांड देने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 2 धारा में है, एक धारा 167 में है, एक धारा 309 में है। धारा 167 में जांच कंप्लीट होने के दौरान की बात है रिमांड का, और धारा 309 क्या कहती है कि जांच कंप्लीट हो जाएगी अर्थात मुकदमा प्रारंभ हो जाने का मतलब ट्रायल विचारण चलने लगेगा, उस समय रिमांड देने का प्रावधान है धारा 309 में। नेक्स्ट पॉइंट, सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रिमांड की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। जो सीआरपीसी की धारा 309 है, जो मुकदमा ट्रायल के समय जिसमें रिमांड लिया जाता है, मांगा जाता है,
उसमें रिमांड का कोई पीरियड, कोई अवधि निर्धारित नहीं है। जैसे 167 में जो बताया गया है 60 दिन और 90 दिन है, 10 साल से कम वाले में अब सज़ा में 60 दिन है, 10 साल से अधिक वाले में 90 दिन है। तो वहाँ रिमांड का टाइम फिक्स है कि अधिकतम 60 दिन तक दिया जा अधिकतम 15 दिन तक दिया जाएगा एक बार में, 60 दिन तक दिया जाएगा 10 साल से कम सज़ा वाले में, 10 साल से ज़्यादा सज़ा वाले में 90 दिन दिया जा सकता है। तो वहाँ टाइम फिक्स है, लेकिन ट्रायल के समय जब अभियुक्त का रिमांड लिए जाने की नौबत आएगी तो वहाँ रिमांड का अवधि निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, यह रही धारा 6 से संबंधित कुछ पहलू जिससे हमको जानना अति आवश्यक है। ये सब हम सीआरपीसी और आईपीसी का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी धारा मिलेगी, लेकिन इसको हमको धारा 6 पढ़ते समय ये सब हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी के संबंध में है। गिरफ्तारी करते हैं, किसी गिरफ्तारी करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी सीज होती है। गिरफ्तारी करते हैं तो 24 घंटे के बाद पुटअप करना पड़ता है, आपको ज़रूरत पड़ती है रिमांड की। तो इसलिए धारा 6 में वारंट गिरफ्तारी बताई गई है। तो ये सब चीज़ें उससे कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। अगली धारा है 7, जिसमें बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कार्रवाई करना। अब व्यक्ति को गिरफ्तार करिएगा तो गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई करना है, कैसे कार्रवाई करना है, कहाँ उसको ले जाना है। बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, यदि गिरफ्तारी बल अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई हो तो अविलंब निकटतम बल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर बल अधिकारी गिरफ्तार नहीं करता है, इसके अलावा कोई दूसरा आदमी करता है, चाहे बल अधिकारी से नीचे का हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, तो वो तुरंत बल अधिकारी निकटतम नज़दीक का जो बल अधिकारी रहेगा उसको सुपुर्द कर देगा, उसको हैंडओवर कर देगा। तो आइए इससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट पहलू हैं, बिंदु हैं, उनको हम बिंदुवार पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध में किसी व्यक्ति को बल अधिकारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है तो उस सदस्य को चाहिए कि तुरंत उस व्यक्ति को बल के सबसे नज़दीक के अधिकारी को सौंप दे, चाहे वह अधिकारी किसी दूसरे क्षेत्र का ही क्यों न हो, क्योंकि उसके बाद की जो कार्रवाई होती है वो सब बल अधिकारी के द्वारा की जाती है। इसलिए उसको चाहिए कि वो अभियुक्त को बल अधिकारी को सौंप दे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण यह है कि अभियुक्त को जमानत देने, रिमांड करने या उसके मुकदमे में जांच का अधिकार केवल बल के अधिकारी को ही दिया गया है। इसलिए अभी बल अधिकारी के अलावा कोई गिरफ्तार करता है तो उसको तुरंत बल अधिकारी को सौंप दे, ताकि उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो बल अधिकारी कंप्लीट करे। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 2 ग के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि सहायक उपनिरीक्षक से लेकर महानिदेशक तक सभी बल अधिकारी की परिभाषा में आते हैं। तो चूंकि एएसआई से एएसआई एंड एबव सब बल अधिकारी हैं, इसलिए ये सब जमानत देना, जांच करना, ये सब प्रक्रिया उन्हीं को अधिकार है करने का। इसलिए अभी गिरफ्तार व्यक्ति को हमें उन्हें सौंप देना चाहिए। यदि गिरफ्तारी प्रधान आरक्षी या आरक्षी के द्वारा की गई है तो सर्वप्रथम इसकी सूचना अपने अधिकारी को देकर उन्हें घटनास्थल पर बुला लेना चाहिए, और अन्य व्यक्ति जो घटनास्थल के आसपास हों उन्हें गवाही के लिए बुला लेना चाहिए। जो व्यक्ति पकड़ा है, आरक्षी पकड़ा है, प्रधान आरक्षी पकड़ा है, तो उसका काम क्या है कि अधिकारी को अभियुक्त को सौंपेगा, तो अधिकारी को सूचना देकर के वो घटनास्थल पर बुला ले। और चूँकि घटना के समय आप उपस्थित थे तो आप ही जानते हैं कौन व्यक्ति है आसपास गवाही दे सकता है, उसको गवाही के लिए बुला लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गिरफ्तारी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों के अनुसार रेल संपत्ति को अभियुक्त के अवैध कब्जे से बरामद कर लेनी चाहिए। गिरफ्तार हुआ है तो उसके कब्जे से उस संपत्ति को बरामद कर लेना
चाहिए, ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आवश्यक हो तो धारा 13 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के अंतर्गत उसकी जमा तलाशी भी ले लेनी चाहिए। उसकी जमा तलाशी जो है सिपाही को छोड़कर जमा तलाशी कोई भी ले सकता है। बल सदस्य को चाहिए कि वहीं घटनास्थल पर जिसने पकड़ा है, बल सदस्य को चाहिए कि वहीं घटनास्थल पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना का विवरण देते हुए तैयार करे, मतलब एफआईआर, और अधिकारी के वहां पहुंचने पर अपनी रिपोर्ट के साथ माल, मतलब जो उसके कब्जे से माल बरामद हुआ वो, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे सौंप दे। तो गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसको पकड़े हैं, माल और मुलजिम को सौंपिएगा तो गिरफ्तार करेगा अधिकारी। नेक्स्ट, बल अधिकारी को चाहिए कि स्थिति का निरीक्षण करने के बाद घटनास्थल पर ही फर्द बरामदगी तैयार करे और गवाहों के उस पर हस्ताक्षर करवा ले तथा उसकी एक प्रति अभियुक्त को दे दे। नियम यह है कि जब जो उसके पास से माल बरामद हुआ है उसकी बरामदगी, फर्द बरामदगी, जब्ती सूची वहीं घटनास्थल पर ही बनाई जाए। और ये मामले का बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, घटनास्थल पर ही जब्ती सूची बननी चाहिए। और जो गवाह वहाँ पर रखा गए हैं, बुलाए गए हैं, वहाँ पे थे, उस पर उनके गवाहों के रूप में हस्ताक्षर करवाना चाहिए। और जब्ती सूची बनने के बाद उसकी एक प्रति अभियुक्त को भी दे देनी चाहिए। बरामद संपत्ति को वहीं घटनास्थल पर ही मुहर बंद करके, सील मुहर करके नमूना मुहर तैयार करना चाहिए घटनास्थल पर ही। जब्ती सूची भी वही बनाइए और उसको अगर किसी चीज़ में बंद करते हैं तो बंद कर करके वहीं पे सील मुहर लगाइए और नमूना कागज़ उस पर लिख करके नमूना चस्पा करिए, कार्ड लेबल लगा करके मुहर लगाइए। अभियुक्त, नेक्स्ट पॉइंट, अभियुक्त के कब्जे से जो रेल संपत्ति बरामद होती है उसे माल मुकदमाती कहते हैं या माल मुकदमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी अभियुक्त के कब्जे से बरामद करने के बाद, मतलब बरामद संपत्ति को अभियुक्त के कब्जे से बरामद करने के बाद जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और उसके आदेश के अनुसार ही सुरक्षापूर्वक मालखाना में रखना चाहिए। अभियुक्त और बरामद संपत्ति को जब मजिस्ट्रेट के सामने आप प्रस्तुत करते हैं तो सब कुछ हो जाने के बाद जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जाए, आप अभियुक्त तो जेल में चल जाएगा और बरामद प्रॉपर्टी को मालखाने में सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट है, माल मुकदमाती का रजिस्टर C5 होता है। पोस्टों पर केस प्रॉपर्टी से संबंध में एक रजिस्टर होता है जो C5 नाम से होता है। इसमें उस केस प्रॉपर्टी का, केस का और अभियुक्त का सबका जिक्र होता है कि किस केस की ये प्रॉपर्टी है। यदि संपत्ति जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, जैसे फल, सब्जी, गेहूँ आदि हो, तो धारा 451 CRPC के तहत जांच के दौरान ही उसका निस्तारण करना चाहिए। CRPC की धारा 451 में नियम तो ऐसे ये है कि जब तक केस का निर्णय ना हो फाइनली, तब तक केस प्रॉपर्टी सुरक्षित रखनी चाहिए। किंतु 451 उसका एक अपवाद है। अपवाद यह है कि यदि वो प्रॉपर्टी सड़ने गलने वाली है तो वो रखी नहीं जा सकती, वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगी तो बिना काम हो जाएगी, किसी के लिए नहीं काम आएगी। इसलिए 451 में यह नियम है कि उस सड़ने गलने वाली अगर कोई वस्तु है तो उसी समय जांच के दौरान ही उसका डिस्पोजल, निस्तारण कर देना चाहिए, मतलब जिसका है उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा से। नेक्स्ट पॉइंट है, मामले में यदि संपत्ति किसी वाहन के साथ बरामद की गई है, मतलब मोटर गाड़ी के साथ, तो उसे भी मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब गाड़ी सामान सहित गाड़ी को भी बरामद करना है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ऑटो है, रिक्शा है, उसको भी बरामद करना, उसको भी मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत करना है। और जैसा आदेश होगा मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहेंगे तो वाहन को छोड़ देंगे, क्योंकि मामले में सिर्फ केस प्रॉपर्टी से मतलब है। तो जैसा माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश होगा वाहन को छोड़ा भी जा सकता है और नहीं तो वाहन को भी रखा जाएगा। नेक्स्ट, यदि माल मुकदमा इतना अधिक मात्रा में है जिसे घटनास्थल पर उठाकर न्यायालय तक लाना संभव ना हो, तो CRPC की धारा 457 में प्रावधान है कि उसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दीजिए
और उसके आदेश के अनुसार ही अंतरिम समय के लिए क्षतिपूर्ति बंधनामा के अंतर्गत संपत्ति को वहीं घटनास्थल पर ही किसी व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए। मतलब सुपुर्दगीनामा कहिए, बंधनामा कहिए, क्षतिपूर्ति के अंतर्गत घटनास्थल पर ही वो वहीं रहेगी, वहाँ पे न्यायालय में ला नहीं सकती, तो वहीं पे ही उस व्यक्ति को सौंप देनी चाहिए। और नमूने के रूप में जो मेन केस प्रॉपर्टी है उसकी कुछ मात्रा रख करके उसको बंद करके बोरी में सील मुहर बंद करके न्यायालय में रखना चाहिए, न्यायालय को दिखाने के लिए, और अंतिम निर्णय आने तक भी रखना चाहिए, और वाहन को बंदनामा के अनुसार सौंप देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि माल मुकदमाती के विशेषज्ञ की जांच की आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। कहने का मतलब यदि किसी केस में जो माल बरामद होता है, अगर उसके संबंध में किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट की जांच की आवश्यकता है तो उसको उस विशेषज्ञ से उसकी जांच करवानी चाहिए कि विशेषज्ञ उसमें बताएगा कि वो किस प्रकार का माल है, रेलवे का है कि नहीं है, रेलवे का नहीं है तो प्राइवेट का है तो रेलवे उसको हायर करती है, उस प्रॉपर्टी की क्या पहचान है, इस मतलब विशेषज्ञ को जानकारी होती है, उसके बारे में पूरा अपना विशेषज्ञ मत देगा। विशेषज्ञ मत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत बताया गया है। दोस्तों, ये रही धारा 7 और उसके संबंध में जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू जिसे हमें जानना था। इसको आप बार बार पढ़िए और उसको जानिए। ये सब आपको इंक्वायरी के समय काम देगा और परीक्षा के दौरान प्रश्न को एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न, 3-3 प्रश्न बना करके अगर बनता है, ये जानकारी रहने पर आप उसको जज पर कर पाएंगे और अपने आंसर को दे पाएंगे। अगली धारा है धारा 8, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कैसे की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। जो भी आरपीयूपी के तहत मामला पंजीकृत होता है तो उसकी जांच कैसे की जाएगी, इसमें ये बताया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका पॉइंट 1 बताया गया है, जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी बल अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाए या धारा 7 के अधीन उसके पास भेजा जाए, तब वह उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की जांच करने के लिए अग्रसर होगा। कहने का मतलब बल अधिकारी से दूसरा कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो तुरंत बल अधिकारी को सौंप दिया जाता है। ठीक है, धारा 7 में जो बताया गया है। अब जब बल अधिकारी के पास आ गया तो पूरी कार्रवाई होने के बाद अब जिसको जांच मिलेगी तो वो जांच अधिकारी तुरंत उस मामले में जांच करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। अग्रसर हो जाएगा मतलब जांच प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जांच प्रारंभ कहाँ से होती है? सर्वप्रथम उस अभियुक्त का बयान ले लिया जाता है। जिसको जांच अधिकारी नामित किया जाएगा वो क्या करता है कि सर्वप्रथम 24 घंटा के अंदर ही उस अभियुक्त का बयान ले लेता है और पहली मामला डायरी लिख देता है और उसके बाद उस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्योंकि अगर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा और उसका बयान नहीं लिया जाएगा तो अभियुक्त जमानत पर छूट भी सकता है और फिर बाद में हमें जांच करने में थोड़ा सा परेशानी, अभियुक्त का बयान लेने में समस्या हो जाएगी। इसलिए जांच अधिकारी जांच में अग्रसर होकर के उसी समय 24 घंटे के अंदर ही अभियुक्त का बयान लेकर के अपना पहला जांच आरंभ कर देता है। दूसरा में क्या लिखा है, इस प्रयोजन के लिए बल अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उन्हीं उपबंधों के अधीन होता जिनका प्रयोग पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन तब कर सकता है और जिनके अधीन वह तब होता है जब वह किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बल का अधिकारी जो आरपीयूपी एक्ट की जांच कर रहा है उसको वही शक्ति मिलेगी जो एक थाने के थाने अध्यक्ष को मिलती है। कब? जब वह किसी संज्ञेय मामले की जांच कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसको जो उसमें पावर होता है, जो शक्ति मिल रहती है, अधिकार रहता है, उसी तरह सेम टू सेम अधिकार शक्ति आरपीएफ के बल अधिकारी को भी आरपीयूपी एक्ट की जांच करने के समय मिलता है। तो पहला पॉइंट में है कि मामला दर्ज होने के बाद बल अधिकारी जांच करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्या है
कि उसको पूरी जांच के दौरान वो पूरी वही शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो थाने का थानाध्यक्ष किसी संज्ञेय अपराध की जांच करते समय उसको जो मिलती है, उसी तरह बल का अधिकारी भी पूरी शक्ति रखता है, अधिकार रखता है जांच करने का। अब 8.2 में काम में क्या है, जांच तो कर रहा है, जांच करेगा, परंतु क्या है कंडीशन की काम में, यदि बल अधिकारी की यह राय है, जांच के आप अधिकारी नियुक्त हो गए, आप जांच कर रहे हैं, तो आपको तो अब सब पता हो जाएगा। क्या पता हो जाएगा का, यदि बल अधिकारी की राय यह है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का समुचित आधार है, तो वह उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत ले लेगा या उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जांच अधिकारी को, बल का अधिकारी जो जांच कर रहा है, उसको लगेगा कि इस अभियुक्त के विरुद्ध जांच के दौरान जो भी साक्ष्य चाहिए वो पर्याप्त साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं और उसके उस मामले में गिरफ्तार करने का संदेह का समुचित आधार भी है, तो इसका मतलब अब अभियुक्त की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, तो वो उसको जमानत पे छोड़ भी सकता है। अगर वो जमानत की मांग कर रहा है तो उसकी जमानत लेगा और उसको जमानत पे छोड़ सकता है। नहीं जमानत पे छोड़ेगा, ऐसा नहीं करता है, ये मतलब वो जमानत नहीं मांगता है, ये मतलब जमानत पे नहीं छोड़ेगा, तो उसे अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा, मतलब फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के साथ। खा में क्या बताया गया है इसके अगेंस्ट, मान लीजिए अब अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य का या संदेह का समुचित आधार नहीं है, तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि और जब वो ऐसी अपेक्षा की जाए, क्योंकि अपराध जमानत पे छोड़ा जा सकता है, इसलिए अब आपके पास समुचित आधार भी नहीं, साक्ष्य भी नहीं है, तो अब अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे और जैसी अपेक्षा की जाए हाजिर होने के लिए प्रतिभूति सहित या रहित जैसा बल अधिकारी निर्देश दे, बंद पत्र निष्पादित करने पर, मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष वहाँ पे जाएगा, प्रतिभूति सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के बाद ही अभियुक्त को जमानत पे छोड़ा जाएगा और छोड़ने के बाद जो भी पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज देगा कि गिरफ्तार अभियुक्त को बंद पत्र प्रतिभूति सहित या रहित या बंद पत्र निष्पादित करने पर अभियुक्त को छोड़ा गया है। अब वो अभियुक्त अगर उस बंद पत्र का उल्लंघन करता है, किसी तिथि पर उसे बुलाने पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसको फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आइए इस धारा 8 से संबंधित जो भी पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सीरियसली नज़र दौड़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़रूरी धारा से जुड़ी हुई बातें ही होती हैं जो छुपी रहती हैं, जिस पर प्रश्न बन सकता है और हम प्रश्न नहीं दे पाते हैं। तो पहला पॉइंट है, चूंकि बल का अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए बल का अधिकारी जांच के दौरान गवाहों के बयानों पर उनके हस्ताक्षर ले सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत की गई जांच धारा 161 व 162 CRPC के समान नहीं है। अब हम चूंकि जांच अधिकारी नियुक्त हो गए हैं तो जांच करेंगे, तो जांच के दौरान गवाहों का बयान भी लेंगे, तो गवाहों के बयान पर बल का अधिकारी जो है हस्ताक्षर ले सकता है, जबकि पुलिस के मामले में ऐसा नहीं है। पुलिस के मामले में जो गवाह बयान करता है, गवाही देता है, वो ज़रूरी नहीं है कि अपना हस्ताक्षर बयान के नीचे करे, जबकि बल का अधिकारी जो गवाहों को बयान लेता है उसके गवाह को हस्ताक्षर कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 14 में लिखा गया है कि जितनी भी गिरफ्तारियां बल करेगा उन सब व्यक्तियों को तुरंत पुलिस को सौंप देगा। RPF एक्ट की धारा 14 में है कि गिरफ्तारी के बाद की कार्रवाई, तो उसमें बताया गया है कि जो भी बल द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी उन अभियुक्तों को पुलिस को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि बल जो है पुलिस नहीं है, बल जो है पुलिस नहीं है और आगे की सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट, धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ही बल का सदस्य अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है। धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बताया गया है कि बल का सदस्य जो है वो पुलिस अधिकारी नहीं है। और क्या बताया गया है, धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बल का अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होने के कारण वह अभियुक्त की अपराध स्वीकृति स्वयं लिख सकता है जो न्यायालय मान्य होगी। बल के अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है, इसलिए आरपीयूपीएड की जांच के दौरान बल का अधिकारी जो है अभियुक्त की स्वीकृति लिखता है और उस पर सिग्नेचर भी करता है और वो न्यायालय में मान्य भी होती है। लेकिन अगर यही काम पुलिस अधिकारी करे तो उसके द्वारा अभियुक्त की ली गई स्वीकृति मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि पुलिस अधिकारी की अभियुक्त की अपराध स्वीकृति स्वयं नहीं लिख सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बल अधिकारी द्वारा किसी अपराधी की अपराध संस्कृति इस अधिनियम की धारा 8.1 के तहत लिखी जाती है। ये छिपा चीज़ है, ये क्वेश्चन बन सकता है, साफ साफ कहीं लिखा नहीं गया है कि आप जांच कर रहे हैं 8.1 के तहत ही, धारा 8 में ही जांच कैसे की जाए लिखा गया है। तो जांच के दौरान ही आप अभियुक्त का बयान लीजिएगा, उसकी स्वीकृति लिखिएगा। तो 8.1 के तहत जांच में अग्रसर होते हैं। 8.2 में तो आप उसको जमानत पर छोड़ने का है, 8.2 का ए में, 8.2 का बी में, 8.1 में ही जांच में अग्रसर होने का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अभियुक्त का अपराध स्वीकृति कर लिखेंगे उसका बयान, वो 8.1 के तहत ही लिखी जाती है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 20.3 उल्लिखित करता है कि किसी व्यक्ति किसी अपराध में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ बात ये फंसती है कि किसी अभियुक्त को हम उसका बयान लेते हैं तो बयान में वो क्या लिखता है कि हम ये अपराध किए हैं कि नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब वो एक तरह से अपने विरुद्ध गवाही दे रहा है कि इस अपराध को हम ही किए हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 20.3 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल अधिकारी द्वारा अपराधी की स्वीकृति लिखने के बावजूद कोई आवश्यक नहीं है कि बल अधिकारी द्वारा लिखी गई स्वीकृति के आधार पर अपराधी को न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सकता है। बल अधिकारी चूंकि पुलिस अधिकारी नहीं है, इसलिए इसके द्वारा लिखी गई स्वीकृति न्यायालय मान्य होती है, किंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि बल अधिकारी द्वारा अभियुक्त की लिखी गई अपराध स्वीकृति पर ही के आधार पर ही उसको न्यायालय दंड दे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब अपराधी का संस्वीकृति बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत खुद नोट कर सकते हैं। अगर उनको इस स्वीकृति पर भी विश्वास रहेगा तो इस पर भी दंड दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और नहीं तो वो खुद 164 सीआरपीसी के तहत उसका संस्वीकृति बयान नोट करेंगे। नेक्स्ट है, अपराधी की अपराध स्वीकृति को प्रश्न उत्तर के रूप में भी लिखना चाहिए। चूँकि अपराधी की अपराध स्वीकृति पे मामला बहुत डिपेंड करता है, इसलिए अपराधी की जो अपराध स्वीकृति जब हम लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट पैरा वाइज सेंटेंस वाइज ऐसे नहीं लिखना चाहिए। उसमें उसको पैरा वाइज लिखने के बाद कुछ प्रश्नोत्तरी भी लिखना चाहिए, ताकि इससे ये हो कि उसको दबाव देकर नहीं लिखवाया गया है कि दबाव देकर लिखवाया गया, नीचे साइन कर दिया और वो कहा जाएगा कि उसने खुद ही लिखा है। प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाएगा, तो इससे होगा कि इससे प्रश्न पूछा गया, इसने प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया और खुद ही हामी भरी है कि हाँ हमने ये काम किया है कि नहीं किया है, इसलिए उसकी अपराध स्वीकृति को प्रश्नोत्तरी रूप में भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जांच शब्द का प्रयोग रेल संपत्ति के संबंध में कहीं नहीं हुआ है। अवैध कब्जा अधिनियम में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। जांच शब्द का प्रयोग सीआरपीसी की धारा 2G में परिभाषित किया गया है। जांच को सीआरपीसी की धारा 2G में परिभाषित किया गया है, जो जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। मामला पंजीकरण के बाद जांच अधिकारी द्वारा जांच से संबंधित जो भी प्रथम कार्रवाई की जाती है, मामला पंजीकरण के बाद जांच अधिकारी द्वारा जांच से संबंधित जो भी प्रथम कार्रवाई की जाती है, कहा जाता है कि उसे मामले की जांच प्रारंभ हो गई है। तो जैसे ही मामला पंजीकृत हो जाता है, जांच अधिकारी नामित हो जाता है, उसको जांच हैंडओवर कर दी की जाती है, तो प्रथम कार्रवाई जो भी की जाती है तो मामला
कहा जाता है कि मामले की जांच प्रारंभ हो गई। तो मामले की जांच कहाँ से प्रारंभ होती है? अभियुक्त गिरफ्तार है तो उसका बयान लिया जा सकता है, या अभियुक्त अगर गिरफ्तार नहीं है तो पहला काम होता है कि घटनास्थल पर जाके घटनास्थल का मौका मुआयना किया जाता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की धारा 8.2 के तहत बल का अधिकारी जांच करते समय उन्हीं अधिकारियों से जांच करेगा जो पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान सीआरपीसी के तहत प्राप्त होती है। 8.2 में 2 आपको बता दिया गया है कि बल का अधिकारी जांच करते समय उन्हीं सब अधिकारों का प्रयोग करेगा जो पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान करता है। मतलब जो पावर उसको है वो पावर बल के अधिकारी को भी है। सीआरपीसी की धारा 4.2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी विशेष अधिनियम में यदि किसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है तो सारी प्रक्रिया को सीआरपीसी के अनुसार ही किया जाएगा। मतलब जो प्रक्रिया आपके विशेष अधिनियम में नहीं बताया गया है तो उसके लिए आपको सीआरपीसी में जो प्रक्रिया बताई गई उसी को आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीआरपीसी की धारा 94 एवं 65 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को मकान की तलाशी लेने के संबंध में अधिकार प्राप्त हैं। सीआरपीसी की धारा 94 एवं 165। 94 में क्या है? वारंट के साथ, वारंट लेके आप मकान की तलाशी करिए। कब? जांच के दौरान, मुकदमा अपराध पंजीकरण हो चुका है उस समय आप जो है करिए। 165 में क्या है? बिना वारंट मकान का तलाशी है। 165 में बिना वारंट मकान का तलाशी है। वो भी मतलब जब जांच पंजीकरण हो गया है उसके बाद। मतलब 94 में होता है वारंट ले करके मकान की तलाशी, वारंट ले करके मकान की तलाशी। तो उस समय क्या है कि मुकदमा पंजीकरण नहीं हुआ है, आपको जानकारी मिलता है किसी चोरी संपत्ति का वहाँ पर रखने का, तो आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप मजिस्ट्रेट से वारंट ले लीजिए और वारंट ले करके उस मकान की तलाशी लीजिए। ये 94 में होता है। और इसका प्रावधान आरपीयूपी एक्ट की धारा 10 में दिया ही गया है। 165 में है कि बिना वारंट मकान की तलाशी ली जाती है मुकदमा पंजीकरण के बाद, जब अभियुक्त का बयान लेते हैं और उससे पता चलती है कि ये उस जगह पे और सामान रखा गया है। तो चूँकि उसके बताने के अनुसार होता है, अभियुक्त कब्जे में होता है, अब कहीं कोई उस जगह से संपत्ति को हटा न दे मौका पा करके, इसलिए उस मौका ना देते हुए बिना वारंट के ही उस मकान पर हम छापा मारते हैं और तलाशी लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीआरपीसी 94 के तहत पुलिस अधिकारी तलाशी का वारंट प्राप्त करने के बाद ही निर्धारित मकान की तलाशी उस समय लेता है जब उसे वहां कोई चोरी की संपत्ति प्राप्त होने की संभावना होती है। तो बता दिए पहले ही कि 94 के तहत वारंट ले के तलाशी होती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी 165 के तहत मुकदमा पंजीकरण होने के बाद अर्थात अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के दौरान, अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के दौरान बिना वारंट मकान की तलाशी ली जाती है। नेक्स्ट, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम में सीआरपीसी की धारा 94 के समान ही धारा 10 मौजूद है। जैसे 94 के तहत वारंट लेके हम तलाशी ले सकते हैं, तो उसी तरह आरपीयूपी एक्ट की धारा 10 में ये नियम है कि आप वारंट लेके तलाशी लीजिए। तो यहाँ 94 का हमको फॉलो नहीं करना है, हमारे उसके समान मेरे पास धारा 10 मौजूद है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। प्रक्रिया जो होगी उसको फॉलो करेंगे कहीं, क्योंकि धारा 10 में प्रक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन हमको अधिकार दिया गया है कि वारंट लेकर हम तलाशी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु जांच के दौरान आपातकालीन स्थिति में यदि किसी मकान की तलाशी तुरंत लेना आवश्यक हो तो अधिनियम 1966 में कोई निर्देश नहीं मिलता है। इस कारण 8.1 अधिनियम 1966 में दिए गए अधिकार और सीआरपीसी की धारा 4.2 में दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए बल का अधिकारी धारा 165 सीआरपीसी के तहत बिना वारंट मकान की तलाशी ले सकता है।
कहने का मतलब 94 हम वारंट लेके तलाशी ले सकते हैं, और चूंकि अपने यहाँ बिना वारंट तलाशी लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 165 जिसमें बिना वारंट मकान की तलाशी लेने का प्रावधान है उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है, इसी तरह सीआरपीसी की धारा 165 के तहत दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार में मकान की तलाशी धारा 165 सीआरपीसी की तरह ही ली जा सकती है। दूसरे क्षेत्र में अगर हमको मकान की तलाशी लेनी है, वहाँ सामान चोरी सामान मिलने का है, तो धारा 166 में प्रावधान है, लेकिन पूरा प्रक्रिया होगी 165 की ही तरह। नेक्स्ट है, इस अधिनियम की धारा 8.2 के तहत बल का अधिकारी पुलिस के अधिकारियों से जांच करता है, परंतु बल का अधिकारी जांच के उपरांत न्यायालय में इस्तगासा कंप्लेंट मतलब शिकायत दाखिल करता है। इसलिए सीआरपीसी की धारा 173.4 के तहत बल अधिकारी 173.4 बल अधिकारी पर लागू नहीं होती है। इसलिए बल अधिकारी द्वारा अभियोजन के कागजात की नकल अभियुक्त को नहीं दी जा सकती है। 173.4 में क्या मेंशन है कि जब पुलिस का अधिकारी जांच कर लेता है तो वो जांच रिपोर्ट सबमिट करता है, तो जांच रिपोर्ट की सारी अभियोजन की नकल जितने कागजात इकट्ठा करता है उसकी पूरी एक कॉपी अभियुक्त को दी जाती है। जबकि आरपीएफ के मैटर में, आरपीयू एक्ट के मैटर में यहाँ शिकायत पत्र दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जांच रिपोर्ट करते मतलब पीआर जांच प्रतिवेदन उसी का ही नकल अभियुक्त को दी जाती है। नेक्स्ट है, बल के जांच अधिकारी द्वारा लिखे गए गवाहों के बयान धारा 74 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक दस्तावेज नहीं है। चूँकि बल का जांच अधिकारी जो करता है उसके द्वारा जो गवाह जांच इंक्वायरी के दौरान गवाहों के जो बयान होते हैं और जो होते हैं वो सब चूँकि लोक दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 जिसमें लोक दस्तावेज की परिभाषा बताई गई है उसकी कॉपी नकल अभियुक्त को नहीं दी जा सकती, वो प्राप्त नहीं कर सकता। अगर लोक दस्तावेज रहेगा तो उसको प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, परंतु प्राकृतिक न्याय करने के लिए न्यायालय को धारा 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 91 सीआरपीसी के अंतर्गत पूर्ण अधिकार है। साक्ष्य अधिनियम धारा 165 और सीआरपीसी 91 के अंतर्गत पूर्ण अधिकार है कि वह अभियोजन पक्ष के किसी भी कागज को देख सकता है। न्यायालय को अधिकार है, अभियुक्त की बात नहीं कर रहा, न्यायालय को अधिकार है कि वह 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत और सीआरपीसी 91 के तहत अभियोजन पक्ष के जितने भी कागजात हैं उसको देख सकता है। तो देखेगा क्यों नहीं, न्यायालय के सामने तो सारा जाता ही है, देख सकता है। इस अवलोकन के बाद देखने के बाद यदि न्यायालय उचित समझे तो किसी भी कागज को अभियुक्त को दे सकता है। न्यायालय अगर उचित समझता है न्याय को देखते हुए कि नहीं ये कॉपी न्याय के हित में अभियुक्त को देनी चाहिए, तो उसमें से जो कॉपी उचित समझे उसको उसकी एक नकल अभियुक्त को दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब बल का अधिकारी 60 दिन में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रेषित नहीं करता है, जिस कारण अभियुक्त को धारा 167 प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जा सकता है। चूँकि आरपीयू एक्ट में अपराध जो है 10 वर्ष से कम है, 5 साल है, तो 10 वर्ष से कम में अधिकतम रिमांड 60 दिन तक का है 167 प्रक्रिया के तहत। अगर आप 60 दिन में नहीं जांच करते हैं तो उसको 167 के तहत वो जमानत का अधिकारी हो जाता है, और जमानत का अगर प्रार्थना पत्र देगा तो जमानत के वो छूट सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 60 दिन में अगर जांच नहीं करते हैं तो जमानत का अधिकारी हो जाएगा और प्रेयर देगा जमानत को, तो जमानत पर छोड़ सकता है न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 में आईपीसी की धारा 176 के अंतर्गत संज्ञान लिया जा सकता है और सजा दिया जा सकता है। क्योंकि 60 दिन बहुत होता है, 60 दिन बहुत होता है, तो आरपीएफ एक्ट की धारा आरपीएफ एक्ट 1957 की धारा 17 मतलब आपको जो कर्तव्य किया गया है, आप अपने कर्तव्य को समय से पालन नहीं कर पाते हैं, फेल्योर होते हैं, तो उसके तहत और आईपीसी की धारा 176 के अंतर्गत समय 176 में क्या है कि समय से किसी
और समय से न्यायालय को जो जानकारी देने का आपका कर्तव्य निर्धारित किया गया है उसको आप नहीं करते हैं, उस बात 176 में तो आपको दंडित किए जाने का है। तो मतलब आरपीएफ के हम बल सदस्य हैं, अधिकारी हैं, तो आरपीएफ की धारा 117 के अनुसार और आईपीसी की धारा 176 के अनुसार वो हमको दंडित कर सकता, संज्ञान ले सकता है और सज़ा दे सकता है। कौन? मजिस्ट्रेट। इसलिए 60 दिन के अंदर आरपीयूपी की जांच सबमिट कर करके न्यायालय में कर देनी चाहिए। कब? यदि अभियुक्त जेल में है तब। जेल मतलब चाहे पुलिस अभिरक्षा में हो या न्यायिक अभिरक्षा में है, 60 दिन के अंदर हमको कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, इसलिए आवश्यक है कि यदि 60 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो सक्षम अधिकारी मंडल या वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, जिन्हें आरपीएफ रूल 30 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं, द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर समय अवश्य बढ़ाना चाहिए। अगर 60 दिन में किसी कारणवश जांच नहीं पूरी हो पाती है तो मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान न लें हमारे खिलाफ। इसके लिए हमें हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं जिनको मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है उन्हीं से जांच पूरी करने के लिए समयावधि बढ़वा सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी मामले में अंततः फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित करने के बाद यदि भविष्य में उस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है या साक्ष्य प्राप्त होता है तो पुनः अग्रिम अतिरिक्त जांच कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, किसी मामले में जिसमें मान लीजिए केस प्रॉपर्टी नहीं सीज है या अभियुक्त गिरफ्तार नहीं है और आप फाइनली मामले को क्लोज करना चाहते हैं, एफआईआर लगाना चाहते हैं, फाइनल रिपोर्ट लगाना चाहते हैं, तो फाइनल रिपोर्ट लगा दिए हैं, परंतु भविष्य में यदि उस मामले में अभियुक्त गिरफ्तारी होती है या केस प्रॉपर्टी सीज होती है तो मामला पुनः ओपन होता है। ऐसे में उस मामले की अग्रिम जांच मतलब उसके आगे से जहां से बंद हुई है वहीं से आगे जांच फिर से की जा सकती है। ये सीआरपीसी की धारा 173.8 में वर्णित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सीआरपीसी के अनुसार विशेष अधिनियम का अपराध अजमानती है। सीआरपीसी के अनुसार विशेष अधिनियम का अपराध अजमानती है जिसमें 3 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है। ऐसा अधिनियम का अपराध जिसमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास है उसमें वो अजमानती है, ऐसा लिखा गया है सीआरपीसी में। परंतु इस अधिनियम 1966 की धारा 8.2A में जमानत देने का प्रावधान है। इसलिए इस अधिनियम के तहत पर्याप्त साक्ष्य होने पर पर्याप्त साक्ष्य होने पर या निजी बंधनामा पर अभियुक्त द्वारा जमानत मांगे जाने पर बल अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा क्रमशः जमानत दिया जा सकता है। यह अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त की जा सकती है, दिया सकता है या अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा पर्याप्त साक्ष्य होने पर और यहाँ पे होगा या अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत अपराध के अजमानती होने के बावजूद भी जमानत देने का प्रावधान इसलिए है कि सीआरपीसी की धारा 437 में अजमानती अपराधों में भी जमानत देने का प्रावधान है और धारा 438 सीआरपीसी में अजमानती अपराधों में भी अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रावधान है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, इसमें हमने धारा 6 से लेकर धारा 8 तक का डिटेल रूप में सभी धाराओं का अध्ययन किया और उससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और पूरा अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको 2-3 बार इस वीडियो को पूरा पढ़िए, सुनिए और पढ़िए, तब आपको ये एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। और
यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे संपर्क करिए। मेरे द्वारा जो भी कन्फ्यूजन होगा उसे दूर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।